हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम अपनी लक्ष्य वर्धिका सीरीज की 7th क्लास करेंगे, जिसमें हम 7 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। सभी अपना पेन कॉपी साथ लेकर बैठे हैं और अपने 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, आज हम अपना लक्ष्य वर्धिका सीरीज का 7th क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम 7 दिसंबर 2020 में जो मैथ के क्वेश्चन थे 15, वो 15 क्वेश्चन करेंगे। उनका लेवल देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी अपना पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए, साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? साथ साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। इसे अंकित मूल्य पर 10% छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक चीज देखो, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? 240। इसके कितने परसेंट पे बेचा? 90% पे, है ना? तो 90% है तो बटा 100। ये वाली जो वैल्यू है वो 8% लाभ के बदले है। उसको इस वैल्यू पे 8% का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है यानी कि ये वो जो पूरी वैल्यू है ये 108% के बदले है ना? और गुणा 100, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य क्या होता है? 100। तो यहाँ पे देखो 100 से हमारा कट गया 100, 0 9 से कट गया 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 से कट गया 10 पे, 12 से कट गया 20 पे। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 200 रुपए। क्रय मूल्य ही हमसे पूछा गया था, तो हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। होप आप सबका आंसर यही आया होगा। अगर नहीं आया तो उसको करेक्ट कर लें कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। तो यहाँ पे देखो ए, बी और सी भी दिया है ना। सी क्या दिया है यहाँ पे? ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। तो हम क्या करते हैं? बी की आय ही मान लेते हैं। बी की आय हमने कितनी मान ली? 100 मान ली। अब देखो बी की आय, ए की आय कितनी है? 60% अधिक है तो कितनी हो गई? 160। अब आगे देखो क्या दिया है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है, यानी कि इन दोनों की जो आय है उससे 45% कम है, यानी कि 65% है ना? तो यहाँ पे सॉरी 55% है। तो सीधा हम क्या करेंगे? 260 का 55% निकाल लेंगे। सी की आय आ जाएगी हमारी। सी की आय निकाल लेते हैं यहाँ से। 0 से कट गया 0, 5 से कट गया 11 पे, 5 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 13 पे, 11 तिया 33, 3 11 कम 11 और 3 43। तो यहाँ से सी की आय कि हमारी क्या आ गई? 143%। अब देखो क्या पूछा है। तो सी की आय ए से कितने परसेंट कम है? यहाँ पे कंपेयर किससे करना है? ए से। तो ए की वैल्यू तो कितनी है? 160। तो 160 तो आएगा नीचे, और इनमें कमी कितनी है? 17% की, है ना? तो 17 कम कितने पे? 160 पे, गुणा 100, ठीक है? 0 से कट गया 0, 170 बटा 16, जो हमारा होता है 10.625%, ठीक है? ये हमारा आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। क्या दिया है यहाँ पे? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में बताया कि जब भी छोटी से छोटी संख्या का जिक्र हो तो हमें क्या स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा, ठीक है? तो अब आगे देखो, जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है, ठीक है? तो x के अंकों का योग ज्ञात करो। यहाँ पे x नहीं पूछा, x के अंकों का योग हमसे पूछा है। तो पहले तो हमें x ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम उनके अंकों का योग निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो क्या दिया है? छोटी से छोटी संख्या।
छोटी से छोटी संख्या दिया है मीन्स हमें एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम निकाल देंगे। 12, 15, 20 और 27 का हमने पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम मैं तो ऐसे निकालती हूँ, आप कैसे निकालते हो आप खुद निकाल लेना, जिस भी तरीके से आप एलसीएम निकालते हो। सबसे बेस्ट तरीका तो देखो यही होता है, जो हमारा बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का। तो सबसे पहले देखो 2 पे जाएगा, 2, 15, 10 और 27। ठीक है, फिर से 2 पे चला जाएगा, 3, 15, 5 और 27। अब देखो 3 पे जाएगा हमारा, है ना, 3, 5, 5 और 9। फिर से 3 पे जाएगा, 1, 5, 5 और 3। अब 5 पे चला जाएगा, है ना, 1, 1, 1 और 3। अब आगे भाग देने का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 18 तिया 54। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया, 540। लेकिन 540 तो हमारी 3 अंकों की संख्या हो गई। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, गुणा करते जाएंगे। यहाँ पे देखो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 0, 8, 10। तो यहाँ पे देखो ये बन गई हमारी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो इन चारों से पूरा पूरा भाग जाती है ना। अगर हमसे सिर्फ यही पूछा होता कि चारों से पूरा पूरा भाग जाए तो हमारा आंसर हो जाता 1080। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि 7 शेष भी बचता है, 7 शेष बचता है तो इसमें 7 ऐड भी कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1087। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब हमसे ये संख्या नहीं पूछी, अब हमसे ये संख्या नहीं पूछी कि संख्या बताओ x क्या है, क्या पूछा है, x के अंकों का योग। तो इसके अंकों का योग हमारा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 16। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करवा लिया हमसे और हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो यहाँ से हमारा संख्या के अंकों का योग आ गया 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। आपने एक चीज नोट जरूर करी होगी कि हर पेपर में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो ठीक है, इस चीज से ये जरूर अंदाजा लगा लें कि सिंप्लीफिकेशन हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमें जरूर आने चाहिए, ताकि जब भी पेपर में हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो हम अटके ना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे देखो बार है, तो सबसे पहले आपको बार भी सोल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे देखो पूरा हमसे बोर्ड मास का फॉर्मूला पूछ लिया कि भाई कैसे कैसे सोल्व होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बार वाली संख्या भी दे दी, ऑफ भी दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट एक जगह दिया है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो बार वाली संख्या, यहाँ पे देखो बार वाली संख्याओं को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जो सेम संख्या दी है वो उसको लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, इसके नीचे बटा 90, जितनी संख्या पे बार है उसके नाम का 9, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उसके नाम की 0, माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं है वो संख्या हम इसमें घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या घटा देंगे, 5 हम घटा देंगे। ठीक है, ये वाली बार की संख्या हमारी सोल्व हो गई, माइनस 53 बटा 99। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 90 किया और यहाँ पे हमने क्या किया, 99 किया। तो एक चीज जरूर घूमी होगी दिमाग में कि ऐसा क्यों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या पे बार है सिर्फ 1 पे, है ना, तो हमने 1 9 लिखा, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके नाम का लिखा हमने 0। और यहाँ पे क्या है, 2 संख्याओं पे बार है, जितनी संख्याओं पे बार है उतना ही 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पे बार है तो 2 बार 9। अब देखो यहाँ से इस संख्या को, ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब देखो 53 बटा 90, इसको भाग है तो गुणा करेंगे तो पलट के ऊपर 99 बटा 53। ठीक है, 53 से कट गया हमारा 53। अब 9 से कट जाएगा 11 बटा 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, पूरी संख्या 11 बटा 10 गुणा 5 बटा 33। अब आगे देखो प्लस
कितना है 10/21, ये क्या है भाग में। सबसे इस दूसरा काम हमारा क्या है, ऑफ को सोल्व करना। यहाँ पे हमने क्या किया है, ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारे ऑफ को सोल्व। ऑफ को करेंगे तो इसको पहले तो सिंपल भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 एकम 14 और 1 15। यहाँ पे देखो भाग का निशान है तो भाग का रख लेते हैं, 15/14। और ऑफ को सोल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, 5/3। अब आगे देखो, आगे है फिर -5/3 गुणा 1/10। ठीक है, अब देखो ऑफ को सोल्व करेंगे तो 3 पंजे 15, 25/14। और आगे देखो करके देखते हैं, 11/10 गुणा 5/33 प्लस 10/21। इसको देखो पलट के गुणा कर देंगे, पलट के गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा हमारा 25, माइनस 5 से कट जाएगा 2 पे, यहाँ पे आ जाएगा 1/6। यहाँ पे भी देखो 11 से कट जाएगा 3 पे, 5 से कट जाएगा 2 पे। तो अब क्या आ गया हमारा, यहाँ से देखो 5 से 2 पे, 5 से 25 पे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब देखो यहाँ पे बच गया 1/6 प्लस 4/15 माइनस 1/6। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग संख्याओं को सोल्व किया है, जहाँ पे प्लस माइनस के निशान थे उनको नहीं छेड़ा हमने। पहला हमने काम किया, अपने ऑफ को सोल्व किया। ऑफ को सोल्व किया, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, उसके बाद हमने गुणा भाग वाली संख्याओं को लिया, उसके बाद गुणा वाली संख्याओं को लिया, उसके बाद लास्ट में हम जो प्लस और माइनस है वो ऑपरेट करेंगे। बोर्ड मास के फॉर्मूले से ही करेंगे ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर दिया कि हाँ लास्ट में तो आंसर सेम आना है, सेम नहीं आएगा, आप खुद करके देख लेना। ठीक है, अब देखो माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बच गया, सिर्फ 4/15, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 16,380 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, यहाँ पे देखो ए, बी, सी और डी 4 लोग दे दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी का अनुपात कितना दे दिया, 1:3। बी और सी का अनुपात कितना, 2:5। जो दिया है लिखते जाएंगे। ठीक है, सी और डी का अनुपात 2:3, तो सी और डी का अनुपात 2:3। ठीक है, क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों, जो जगह खाली है उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 है तो दोनों तरफ 3 लिख देंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 है तो दोनों जगह 2 लिख देंगे। ऐसे करते हैं हम अनुपात के क्वेश्चन, जब हमें 2 चीज़ों का 3 चीज़ों का अनुपात दे रखा हो, 4 का पूछ रखा हो, तो इस तरीके से जो चीज़ जगह खाली है वहाँ पे जो यहाँ वाली, जैसे यहाँ पे खाली है तो यहाँ जो संख्या लिखी होगी वो इधर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो गुणा कर लेंगे सीधा सीधा, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 4 तिया 12, यहाँ से आ गया 15 दूनी 30 और यहाँ से आ गया 15 तिया 45। ठीक है, ये आ गया हमारे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है सी के हिस्से में कितनी राशि आई। तो कुल राशि थी 16,380, तो सबसे पहले तो लिख लेंगे 16,380। अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो अब यहाँ पे देखो 30 और 45, 75 प्लस 16, 75 प्लस 16 हमारा होता है 91, गुणा सी का हिस्सा कितना 30, सी का अनुपात देखो यहाँ से कितना है 30 है। ठीक है, अब देखो 91, 13 7 91, 13 से काट लेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 है ना, 13 छिक्के 78 और 0, 7 से काट देंगे फिर से, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 तिया 54, तो सी का हिस्सा कितना आ गया 5400 रुपये। ठीक है, जो हमारे हैं सेकेंड ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, रोशन ने 1620 रुपए में 36 kg चीनी खरीदी
उसे बेचकर उसने 6 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। देखो सेम क्वेश्चन है कि इतनी चीजों को बेचने पर इतनी चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ कितने के बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो 36 चीजें बेची, यानी कि 36 का सेलिंग प्राइस बराबर है 36 का क्रय मूल्य, क्योंकि उनको खरीदा भी है, प्लस हमने लाभ भी कमाया है। लाभ कितना कमाया है? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 का एसपी है ना। अब देखो ये एसपी इधर आके घट जाएगा, तो 30 का एसपी बराबर है 36 का सीपी। तो 36 का सीपी तो हमें दे रखा है कितने रुपए? 1620 रुपए। यहाँ पे देखो 36 केजी चीनी खरीदी है ना 1620 रुपए में, और यहाँ पे भी क्या आया है हमारा 36 केजी का सीपी। तो यहाँ पे देखो 30 का एसपी बराबर है कितने रुपए? 1620 रुपए। तो एसपी हमारा क्या आ जाएगा? एसपी बराबर है 1620 बटा 30। 0 से कट गया 0, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1 केजी चीनी का 54 रुपए। अगर यहाँ पे हमसे कुल विक्रय मूल्य पूछ लेते तो हम इसको 36 से गुणा कर देते। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक ऋण का भुगतान 2 वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% है, ये हमारा किस्त का सवाल आ गया। ठीक है, किस्त का सवाल कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन में। तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जाती है और प्रत्येक किस्त 3872 रुपए है, तो इस किस्त की योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा? यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमारा ब्याज लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब एक चीज देखो, मान लो पहले हमारा क्रय मूल्य है 100 रुपीज। ठीक है, तो पहले साल में जो ब्याज लगेगा वो तो सिर्फ 10% ही लगेगा, है ना। ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सिर्फ मूलधन है। तो यहाँ पे जो पहले साल में हमने किस्त चुकाई वो 110% चुकाई है। हमने आधा आधा क्रय मूल्य बांट लिया कि आधा आधा क्रय मूल्य पे हमने ब्याज दिया है, उस हिसाब से हमने अपनी किस्तें चुकाई हैं। ठीक है, उसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसके हिसाब से अपना ब्याज निकालेंगे। ठीक है, कैसे कि जो किस्त होती है, मान लो पहले साल की किस्त और ये दूसरे साल की किस्त। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे दिए? रुपयों में बराबर दे दी। कितनी? 3872 ही हमने यहाँ पे दिए और 3872 ही हमने यहाँ पे दिए। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे हमने सिर्फ 10% ब्याज चुकाया है ना, और यहाँ पे हमने 10% पहले साल का, 10% दूसरे साल का और 10 का 10% और चुकाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता तो सीधा ये 120 के बराबर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सीधा ब्याज मिलता 20%, लेकिन यहाँ पे हमें 20% नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें 121% मिलेगा जब दूसरा साल होगा। तो दूसरी साल जब हमारी राशि 100 थी तो हमें ब्याज में कितनी मिश्र धन कितना चुकाना पड़ा? 121%। 21% यहाँ पे हमने ब्याज दिया, क्योंकि ब्याज क्या होता है? 10% तो हमने दिया पहले साल में, दूसरे साल में दिया 10% दूसरे साल का, और 10 का 10% ब्याज पे ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हम ऐसे ही निकालते हैं। तो दूसरी साल में हमें टोटल कितना ब्याज देना पड़ा? 21%। तो यहाँ पे देखो ये वाली राशि तो हमारी 110% के बराबर और ये वाली राशि 121% के बराबर। दोनों से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ब्याज तो हमें पता ही है, टोटल मिश्र धन हमने कितना चुकाया है, तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3810 रुपए कितने? 110 गुणा 100 के बराबर। एक तो आ गया हमारा ये क्रय मूल्य, सॉरी मूलधन, और एक क्रय मूलधन आएगा 121 गुणा 100, ये आएगा, है ना। सोल्व कर लेंगे, देखो 11 से काटेंगे 10 पे, 11 पे काटेंगे 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 0 से कट गया हमारा 0। तो यहाँ से तो मूलधन आ गया हमारा 3520 रुपए। ठीक है, इतने मूलधन पे हमने 10% ब्याज देकर 3872 रुपए चुकाए।
ठीक है। नेक्स्ट देखो 3872 रुपये ही चुकाए हैं दूसरे साल में भी, लेकिन हमने ब्याज दिया है 21%। 21% दिया है तो हम 21% के बराबर रख लेंगे। 11 से काटेंगे सेम 352 पे कट जाएगा, फिर से 11 पे काटेंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। तो यहाँ पे हमने कितना क्रय मूल्य था हमारा 3200 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3520 रुपये ये और 3200 रुपये ये, तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6720 रुपये। लेकिन हमने चुकाए कितने रुपए हैं टोटल 3872 गुणा 2, क्योंकि 2 किस्तें दी हमने सेम, तो 2 दी हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 2 8 16 और 1 17, 2 तिया 6 और 1 7। इतने रुपए हमने टोटल चुकाए हैं। अब इतने रुपए हमने टोटल चुकाए हैं तो इसमें से घटा देंगे कितने 6720 रुपये में इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये तो हमारा मूलधन था, सिर्फ ब्याज चाहिए हमें तो 01। तो यहाँ से हमने ब्याज टोटल कितना दिया है 1024 रुपये। ठीक है। यहाँ से हमारा ब्याज आ जाएगा 1024 रुपये, जो हमारा है 4th ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। टोटल काम हो गया 30, ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2। अब यहाँ पे देखो 4 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी 5। 5 कार्य क्षमता से 4 दिन कितना काम कर दिया 20 काम कर दिया। अब बाकी काम कितना बचा है 30 काम था, 20 हो चुका, 10 काम सी ने कितने दिन में करा है 12 दिन में। तो सी की कार्य क्षमता यहाँ से आ जाएगी कि 10 काम था 12 दिन में किया है, तो सी की कार्य क्षमता आ गई ये। ठीक है। सी की कार्य क्षमता आ गई हमारी यहाँ से। अब क्या बोला है कि सी को कितना काम करवाना है, सी को कुल काम का 4/9 भाग, तो कुल काम तो हमारा 30 है, 30 का 4/9 भाग करवाना है। किस कार्य क्षमता से, ये वाली कार्य क्षमता से। तो कार्य क्षमता से भाग देंगे तो पलट के गुणा हो जाएगी, है ना। 10 तिया 30, 3 तिये 9, 3 चौके 12, तो यहाँ से हमारे दिन कितने आ गए 16 दिन। ठीक है, जो हमारा है 4th ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। देखो जब भी हमारे 2D या 3D से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि कैसे आएंगे। ये क्वेश्चन हमारे सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंड होते हैं, इसमें हमारे दिमाग का कोई काम नहीं है। दिमाग का काम सिर्फ कैलकुलेशन करने तक ही है। ठीक है। इसके अलावा हमें सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए तो ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूले नहीं पता तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 2πr/h होता है। तो यहाँ पे ये हमें कितना दे दिया 1320। अब देखो 2π की वैल्यू इसने दे दी 22/7, r की वैल्यू भी दे रखी है 10.5 और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे h निकाल लेंगे। तो ये कितना आ गया 1320। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35 पे, 5 से कट जाएगा 3, 5 से कट गया 2, 2 पे कट गया 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 20 और 22 से कट जाएगा 20 पे। तो अब यहाँ से देखो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20। h की वैल्यू हमने निकाल ली। अभी भी हमें आयतन निकालना है तो हमें आयतन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, रट लेने हैं। आपको 2D और 3D तो रट लो, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो 22 का पेपर था, चाहे 20 का था, चाहे 17 का पेपर था। कोई भी दिल्ली पुलिस का अब तक पेपर हुआ उसमें 2D और 3D से क्वेश्चन जरूर बने हैं। तो 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूला हैं उनको आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेलन का आयतन हमारा होता है πr²h। ठीक है। तो πr², पाई की वैल्यू सेम हमें दे रखी है 22/7, r
R हमारे पास है 10.5 और H की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 कर देंगे, दोनों के पॉइंट हट गए, 7 से कट जाएगा 15 पे, 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, 10 से कट गया 2 पे, ठीक है, 2 से हमारा 2 कट गया। अब हमारा कितना बचा है, सिर्फ 105 गुणा 66, ये वाली संख्या हमारी बची है, गुणा कर लेंगे, ठीक है, 66 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 630 और आ गया हमारा, ठीक है, 30 9 6, ठीक है, 6930 आ गया हमारा यहाँ से आंसर, जो हमारे है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पे देखो, ए स्कूल से मान लो 100 बच्चे शामिल हुए, है ना, 100 में से 65% उत्तीर्ण हुए, तो कितने अनुत्तीर्ण, 35% अनुत्तीर्ण, ठीक है। इस वाली लाइन से हमारा सिर्फ इतना बना कि ए से कुछ बच्चे शामिल हुए, तो हमने वो मान लिए 100 में से 65 सफल, 35 असफल, ठीक है। स्कूल ए के स्कूल ए की छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर मान लो ए से हमने 100 छात्र माने हैं, उसके 100% अधिक यानी कि डबल बच्चे बी से शामिल हुए हैं, तो बी से कितने शामिल हुए हैं, डबल, यानी कि 200 बच्चे शामिल हुए हैं, ठीक है। अब टोटल का दे दिया यहाँ पे कि दोनों ए और बी उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए। तो अब यहाँ से देखो 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, टोटल छात्र कितने हो गए, 300। 300 का कितना परसेंट सफल हुआ है, कितना, 75% सफल हुआ है, तो 75 निकाल देंगे, ठीक है, 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, तो टोटल 225 छात्र सफल हुए हैं। तो 65 छात्र तो यहाँ सफल हो गए, ए वाले ही दे रखा है यहाँ पे देखो 65% उत्तीर्ण हुए हैं, तो बी के कितने उत्तीर्ण हुए हैं, फिर 225 माइनस 65, ठीक है, इतने बच्चे बी के सफल हुए हैं, तो बी के सफल हुए हैं तो कितने हुए हैं, 160। अब देखो 160 सफल हुए हैं, तो असफल कितने, 40, लेकिन यहाँ पे हमसे आंसर कितना किस में पूछा है, परसेंटेज में, तो 40 असफल कितने पे, 200 पे, गुणा 100, ठीक है, 2 पे और 2 से कट गया 20 पे, तो यहाँ से बी के कितने परसेंट छात्र असफल हुए हैं, 20%, जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है, शेषफल का 9 गुना है, यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात करो। सबसे पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और हमारा शेषफल क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाज्य क्या होता है। भाज्य हमारा होता है जिस संख्या को, एक जो संख्या दी होती है जिसको हम भाग करते हैं, जैसे 12 को 2 से भाग करना है तो 12 यहाँ पे भाज्य है, 2 हमारा भाजक है, 12 को 2 से भाग दिया, 6 हमारा भागफल आया, वो हमारा भागफल हो गया। तो इस तरीके से हमारे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। तो क्या हो गया, देखो इस तरीके से बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है, ये हमारा होता है भाज्य, ये हमारा होता है भाजक, ये हमारा होता है भागफल, ठीक है, जो यहाँ पे ऊपर संख्या आती है, और नीचे जो शेष बचता है वो हमारा होता है शेषफल, ठीक है। ये तो आ गया हमारी चारों संख्याएं कि कैसे कैसे संख्याएं आती हैं। अब जो भाज्य होता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हमारी, कि भाज्य, भागफल, भाजक होते क्या हैं।
हमें भाग के सवाल आते हैं तो ये चीजें भी हमें पता होना चाहिए। एक सिंपल भाग का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है हमें, शेषफल दे दिया। शेष हमें कितना दे दिया, शेष कितना दे दिया 26। और यहाँ पे क्या दिया है कि जो भाजक है वो शेषफल का 9 गुना है। यहाँ पे हमने भागफल का 18 गुना क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे हमारा शेषफल दिया है, हमें शेषफल से ही चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे देखो भाजक निकाल लेंगे, भाजक 26 गुणा 9, ये आ गया हमारा भाजक। तो 9 छिक्के 54, 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 234 आ गया हमारा भाजक। अब भागफल हमारा कितना दे दिया इसका 18 गुना, भाजक भागफल का 18 गुना है, ठीक है, भागफल का 18 गुना। तो भागफल निकालेंगे, भागफल तो क्या आ जाएगा 234 बटा 18, है ना। जो चीजें हमें दे रखी हैं यहाँ पे देखो, भाजक दे रखा है भागफल का 18 गुना, तो भागफल गुना 18 करेंगे, भाजक हमारा 234 है तो भागफल क्या आ जाएगा नीचे 18 हो जाएगा, जो हमारा हो गया 13, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य देखो, भाजक आ गया हमारा, भागफल आ गया, शेषफल इसने दे ही रखा है, तो अब भाज्य निकालना है, निकाल लेंगे। भाज्य क्या हो जाएगा 234 गुना 13, देखो भाजक गुणा भागफल, भाजक है हमारा 234, भागफल है 13, ठीक है, प्लस 26। यहां से देखो हमारा 13 चौके गुणा कर लेंगे, इसको गुणा ही करना है बहन में, और उसमें हमने 26 ऐड कर देना। 13 चौके 52, 5 13 39 और 5 44, 4 13 दूनी 26 और 4 30 प्लस 26, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 68, 30 68 आ गया हमारा, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ये हमारी वो संख्या आ गई, भाज्य आ गया हमारा है कितना 30 68, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याएं 60 और 63 को संख्याओं 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसमें एक संख्या x को भी शामिल कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो 14 संख्याओं का औसत हमें कितना दे दिया 73.5। इसके अलावा हमें क्या दिया है कि जो दो संख्याएं 60 और 63, इनको 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया, यानी कि 130 की बजाय कितना ऐड कर दिया 128। तो एक्स्ट्रा कितना ऐड किया यहाँ पे देखो 60 प्लस कितना है 63, इसकी बजाय क्या ऐड कर दिया 58 प्लस 70, ये हमारा बनता है 123 और ये हमारा बनता है 128। तो यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा संख्या ऐड कर दी 5। तो जो औसत में फर्क पड़ेगा वो इस 5 की वजह से भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या दे दी, एक संख्या और आ गई, एक संख्या कौन x शामिल हो गया। x शामिल होने से क्या हुआ 1.5 औसत बढ़ गई, यानी कि 1.5 औसत बढ़ गई। कितने बंदों की, यहाँ पे 14 तो थे पहले से ही और एक और आ गया, कितने बंदे हो गए अब 15 बंदे हो गए, ठीक है। 15 का 225, तो यहाँ पे औसत में फर्क कितना पड़ गया 22.5 का, ठीक है, 22.5 का फर्क पड़ा। लेकिन टोटल यहाँ पे देखो 5 यहाँ से भी बड़े थे, जो सिर्फ आया है उस बंदे की वजह से फर्क नहीं पड़ा, एक औसत में फर्क पड़ा है यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली संख्या घटा देंगे इसमें से, क्योंकि यहाँ पे टोटल औसत में कितना फर्क पड़ा है, यानी अगर सिर्फ बंदे के आने की वजह से फर्क पड़ता तो क्या करते, ये वाले अंकों को हमारी टोटल औसत में जोड़ देते, आने वाले बंदे की वो आ जाती, यहाँ पे संख्या आ जाती, औसत आ जाती, आने वाली संख्या की औसत आ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 5 यहाँ से भी ऐड हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से 5 घटा देंगे, यहाँ से 5 घटाएंगे तो कितना बच गया 17.5। अब इसमें ऐड कर देंगे इसमें 73.5 में, यानी कि जो आने वाली संख्या है वो औसत से इतनी ज्यादा है। तो अब 73.5 प्लस 17.5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 91, ठीक है, जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो आने वाली संख्या है यानी कि x की वैल्यू है वो है 91,
ठीक है। हम ओस के सवाल ऐसे ही करते हैं, कितनी संख्या बड़ी है 1.5, कितनी में 15 में, टोटल कितने अंक बढ़े हैं 22.5, 5 अंक हमारे यहाँ से बढ़ गए तो हमने यहाँ से ये घटा लिया, 17.5 का फर्क पड़ा। किसकी वजह से? आने वाली संख्या की वजह से। औसत तो वो अपना लेके ही आएगी, एक्स्ट्रा ये वाली संख्या लेके आई है, तो टोटल कितनी है 91। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी ने एक साथ क्रम से एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद ए और बी को क्रम से वाई और एक्स स्थानों तक पहुंचने में क्रम से 3.2 और 7.2 का समय लगा। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय बताएं। देखो, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पे ये वाले सवाल दिए हों कि ए और बी से चले हैं दो बंदे और एम पे मिलने के बाद का समय हमें दे दिया, तो हमें जो टी है, टी निकालना है। यहाँ से टी हमारा हमेशा होता है √T1 इंटू T2। ठीक है, ये हमें शॉर्टकट्स याद रखने हैं। इसमें हमारा क्या होता है, अगर मान लो S1 और S2 दिया हो और T1 दिया हो, तो ऐसे हम अपना T1, 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे ये, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हो। जैसे मान लो पहले की स्पीड दे दी, दूसरे की स्पीड दे दी, और यहाँ पे हमें पहले का समय दे दिया और दूसरे का समय दे दिया, तो इस तरीके से हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसका तो कोई काम है नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सिर्फ समय पूछा है, स्पीड हमें कोई नहीं दे रखी, ना ही हमसे स्पीड पूछी। ठीक है, तो हमें से यहाँ से क्या पूछा है, समय पूछा है, तो समय निकाल देंगे ये वाले सूत्र से। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से करने को चलेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, हमें इतना लंबा नहीं करना, पेपर में बैठे हैं, हमें अपना टाइम भी बचाना है। ठीक है, तो हम हमेशा शॉर्टकट से करेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें सिर्फ 3 ही शॉर्टकट लगते हैं, 3 तरीके से ही सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो T1 की वैल्यू 3.2 इंटू 7.2 अंडर दी रूट। अब देखो 32/10 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो गुणा 72/10। अब एक चीज देखो, इनको टुकड़े करके लिख लेते हैं इनको, 8 चौके 32, 9 8 72 बटा 10 गुणा 10 अंडर दी रूट। देखो, रूट से कोई भी संख्या बाहर लेके आएंगे तो अब देखो 8 2 बार है तो एक 8 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3 बटा 10, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 2 बार है तो एक 10 बाहर आ जाएगा। तो अब देखो 8 दूनी 16, 16 तिया 48 बटा 10, तो क्या आ गया 4.8। ठीक है, जो हमारा है थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों कि किसी एक पॉइंट पे मिलने के बाद ए इतनी देर में पहुंच जाता है, दूसरा इतनी देर में पहुंच जाता है, वो कितने समय बाद मिले थे, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज कैसे दे रखी है। समचतुर्भुज की शेप हमारी कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ये वाली शेप हम मान लेते हैं समचतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ग या आयत नहीं दिया, यहाँ पे हमें समचतुर्भुज दी है जिसकी चारों भुजाएं समान है। ठीक है, अब देखो 70 सेंटीमीटर का एक विकर्ण दे दिया हमें, मान लो ये वाला विकर्ण हमें दे दिया। ठीक है, ये वाला विकर्ण हमें कितना दे दिया 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पे ये देना था कि उसका बड़ा विकर्ण की लंबाई, बड़े विकर्ण की लंबाई है हमारी ये 70 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े विकर्ण की, क्योंकि यहाँ पे एक विकर्ण हमारा होता है छोटा और एक विकर्ण होता है हमारा यहाँ पे बड़ा। ये वाली A B C D, ठीक है, ये वाली हमारी हो गई समचतुर्भुज। ये मान लो हमारा है पॉइंट O। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हर जगह आपको 90 डिग्री के कोण मिलेंगे। जब भी हम ऐसे विकर्ण को काटते हैं क्रॉस, तो जो बीच में यहाँ पे हमारे 90 डिग्री के कोण बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परिमाप दिया है, परिमाप कितना 148, तो भुजा निकालेंगे तो बटा 4 कर देंगे, तो भुजा निकाल लेते हैं पहले 148/4। ठीक है,
4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो 37 सेंटीमीटर आ गई यहाँ से हमारी भुजा। तो अब भुजा आ गई, ये वाली आ गई 37 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला विकर्ण हमें दे रखा है 70 सेंटीमीटर, तो ये वाली तो उसको दोनों को इक्वल डिवाइड करती है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान दो टुकड़ों में विभाजित करते हैं, ठीक है। और ये वाली लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी है 70, तो ये वाली भी आ गई 35, तो 35 में ये बट गए क्योंकि समद्विभाजित हुए हैं, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पे, ये हमारी समकोण त्रिभुज नहीं बन रही क्या, ये वाली हमारी समकोण त्रिभुज बन रही है, तो ये वाला हो गया कर्ण, ये वाली होगी ऊंचाई, ये हम बेस निकाल लेंगे, है ना, ये वाला बेस हम निकाल लेंगे। अब बेस निकालेंगे तो एक चीज देखो यहाँ पे 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर अंडर दी रूट, ये हमारा हो जाएगा, ये वाली लंबाई आ जाएगी, ठीक है, AO की लंबाई आ जाएगी। तो 37 का स्क्वायर या तो करके देख लो, या आपको याद होने चाहिए, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, करके देख लो। हमने शॉर्टकट्स में सीखा है कि कैसे हम अपना स्क्वायर निकालते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं का। 2 अंकों वाली को कैसे निकालते हैं, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 4, ठीक है, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42 और 4 46, 4 3 तिया 9 और 4 13, कितना आ गया 1369 माइनस 35 का स्क्वायर भी आपको आता है निकालना, कैसे, सेम इसी तरीके से 35 लिख लेंगे, 35 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 25, 2 3 पंजे 15 और 2 30 और 2 32, 3 3 तिया 9 और 3 12, ठीक है। इसका एक ट्रिक और ये होता है, पापा 25 3 चौके 12, ठीक है, ये भी होता है इसका एक। तो यहाँ से आ गया देखो 1225। अब ये हमारा कितना आ गया रूट 144, जो हमारा होता है 12, ठीक है। अब देखो ये वाली भुजा आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। एक चीज देखो यहाँ पे 4 सेम समकोण त्रिभुज बन रही हैं, कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, समान 4 समकोण त्रिभुज बन रही हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे हमने आधार भी निकाल लिया, ऊंचाई भी निकाल ली। आधार है हमारा 12, ऊंचाई हमारी 35, और यहाँ पे सेम 4 हैं तो गुणा 4 भी कर देंगे, 2 से कट गया 2 पे, तो 2 गुणा आधार कितना, आधार है 12 और ऊंचाई है कितनी 35, ये हमारा आ जाएगा आंसर। 2 70, 35 दूनी 70 गुणा 12 सत्ते 84, तो ये कितना आ जाएगा 840 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो यहां से हमारा क्षेत्रफल आ गया 840 सेंटीमीटर, और क्या बोला है कि उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 7:3 में है। तो कोई एक अन्य आयत भी हमें दे दी जिसकी भुजाएं क्या हैं 7:3 में है, तो 7:3 में है तो भुजाएं क्या हो जाएंगी 7x और 3x, है ना। तो 7x और 3x गुणा की गुणा कितनी दे दी, देखो क्षेत्रफल बराबर दिए हैं, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना 840 सेंटीमीटर, 840 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 चौके 84, 40 आ गया, है ना, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी √40। अब बड़ी भुजा की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ी भुजा का अनुपात कितना है 7, तो 7 से गुणा और कर देंगे तो √280, है ना, जो हमारा हो जाएगा 14√10, ठीक है। हमारा 4th ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। जो जो हमें सवाल में दे रखा है वो ऐसे वैसे करते जाएंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेम वही किया है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण थे उसने हमारी त्रिभुज को 4 हिस्सों में पूरा पूरा बांट दिया, 4 हमारे यहाँ से समकोण त्रिभुज बन गई। इसी तरीके से हमारा जो इसका समकोण त्रिभुज समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो गया हमारा, यहाँ से आधार हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारी दे रखी थी, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 14√10। क्वेश्चन नंबर 15 और आज के हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन। किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है।
अगले 4 वर्ष के लिए 10% है और 7 वर्ष बाद 16% है। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष बाद, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, 3 वर्ष के लिए 8%, 3 अट्ठे 24 प्लस 4 वर्ष के लिए कितनी 10%। टोटल ब्याज कितने का दिया है, 10 साल तक का। यहाँ पे देखो 3 साल यहाँ से हो गए, 4 साल यहाँ से, साल कितने बचे 3। अब लास्ट में दर कितनी 16%, 16 तिया 48। तो यहाँ पे देखो 3 अट्ठे 24 प्लस 40, 16 तिया 48 है ना, ये वाली दर आ जाएगी। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, उसके बराबर हमें ब्याज कितना दे रखा है 11,340। और क्या निकालना, हमें राशि निकालनी है तो गुणा 100। इसको ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। 40 और 48 कितना 88 प्लस 24 2 112। ये वाली राशि 11,340 बराबर कितने 112% के बराबर। तो यहाँ पे राशि कितनी होती है 100% होती है, तो गुणा 100। देखो निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।